हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब से लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडमिशन चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझाया था विद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। उस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो के थ्रू आप डेफिनेटली अपने 3 मार्क्स या 4 मार्क्स को गेन करोगे। उसमें मैंने प्रॉपर्ली तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल के जितने भी केसेस हैं उन सभी केसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाया है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं बहुत बढ़िया राइट। और इस वीडियो में मैं एडमिशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और ये कैसे कैसे मेंटेन होता है। फर्दर रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हैं, या फिर आप कह सकते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैं, इन सभी का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आखिर होता कैसे है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स का रीवैल्यूएशन करना और लायबिलिटीज को दोबारा से कैलकुलेट करना, रीअसेस करना। यानी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा फर्दर कैलकुलेट करती है, राइट। तो जब फर्दर कैलकुलेट करती है तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू उनकी पुरानी वैल्यू से चेंज भी हो सकती है, ठीक, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी चेंज आता है उस चेंज को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस अकाउंट का नाम इवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी फ्लक्चुएशंस हुई हैं, जो भी चेंजेस हुई है, उस चेंजेस से पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट या लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाती है, जिसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। नए पार्टनर के एड होने के टाइम पे पार्टनरशिप फर्म ने एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करते वक्त ये भी देखा कि ऐसी ऐसी एसेट्स आई, ऐसी लायबिलिटीज आई थी जो पहले से ही अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी, तो अब उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लॉजिकली बात है, जैसे नया पार्टनर एडमिट हुआ एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूएशन को रीवैल्यूएट किया गया, और रीवैल्यूएट करने से एसेट्स और लायबिलिटीज में जो भी चेंज आया, चाहे कम या फिर ज्यादा, उस चेंज को ही रिकॉर्ड किया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ताकि हम उस चेंज के होने से प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इन्हीं सब बातों के बारे में मैंने आपके सामने यहां बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उस अकाउंट को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी नाम देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी नाम देते हैं। आप अगर इन सब बातों को रीड करोगे तो जो मैंने अभी आपके सामने बातें बोली हैं वो सारी की सारी बातें यही हैं। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखना। पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। जब भी पार्टनरशिप फर्म अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यूज को रीवैल्यूड करेगी, तो रीवैल्यूड करने से अगर एसेट्स की वैल्यू घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, और एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, और लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, राइट। उसके साथ साथ जितनी भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने जब एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट किया था उस समय पता चला कि ऐसी ऐसी एसेट्स और लायबिलिटीज अराइज हुई पहले से ही अकाउंट की बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उन्हीं को बोला जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी। तो अगेन उन सभी एसेट से या लायबिलिटी से ये दोनों की दोनों इंक्रीज हो रही हैं, तो इसलिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी का इंक्रीज होना, लायबिलिटी इंक्रीज होती है डेबिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब है एसेट्स का इंक्रीज होना, एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। उसके बाद मैंने आपके सामने यहां 2 नाम लिखे हुए हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन पे करती है, अलग से कोई भी अमाउंट पे करती है, तो डेफिनेटली इस अमाउंट को पे करने से पार्टनरशिप फर्म का कैश घटता है। तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से यहां पे अमाउंट आ जाता है, और इसी अमाउंट को पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मेंशन कर देती है, राइट। ऐसे ही टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से एक्सपेंस आ गया, तो मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा सही है कि अगर पार्टनरशिप फर्म कोई भी एक्सपेंस पे करती है, अगर पार्टनरशिप फर्म कोई भी एक्सपेंस पे करती है तो वो एक्सपेंस कैश में पे होगा, तो कैश भी पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स है, एसेट्स रिड्यूस हो रही है, एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो
रीवैल्यूएशन अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, यहां ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, अब लास्ट में इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। डेबिट साइड का आंसर आता है तो वो प्रॉफिट कहलाता है, क्रेडिट साइड का आंसर आता है तो वो लॉस कहलाता है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। आगे कुछ एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जिक्र किया गया है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाता हूं, ध्यान से देखना। यहां मैंने लिखा बुक वैल्यू, यहां मैंने लिख दिया रिवाइज वैल्यूज, और यहां मैंने लिख दिया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। पहले लैंड की वैल्यू हमारी बुक में रिकॉर्ड है 4 लाख। अब उसकी वैल्यू जैसी रीवैल्यूज हुई, तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर के एडमिट होने के टाइम पे दोबारा से इस लैंड की वैल्यूएशन की गई, तो वैल्यू आ रही है 6 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू पहले से ही रिकॉर्डेड है 3 लाख, अब जाके उसकी वैल्यू मान लो आ रही है 2,40,000। प्लांट की वैल्यू मान लो रिकॉर्डेड है 10 लाख, अब जाके उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 8 लाख। मशीनरी की वैल्यू पहले से ही रिकॉर्डेड है 8 लाख, अब जाके उसकी वैल्यू आ रही है 6,40,000। क्रेडिटर्स की वैल्यू पहले से ही 2,40,000 थी, अब जाके उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। बिल्स पेबल पहले से कितने थे, 1 लाख रुपए के, अब जाके वो अराइज हो रहे हैं 20,000 के, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अकाउंट्स की बुक में पहले से ही इन सभी लैंड यानी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को इन वैल्यूज के साथ रिकॉर्ड किया गया था। जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होता है तो इनकी दोबारा से वैल्यूएशन की गई, वैल्यूएशन करने के बाद पता चलता है कि इनकी रिवाइज वैल्यूज तो ये है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जब जब आप अपने क्वेश्चंस में ये देख लो कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो फ्लक्चुएशन का मतलब है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर 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 बनेगा। चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत सारी एसेट्स मेंशन है या उनमें से कोई इक्की दुक्की एसेट्स मेंशन है, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा जब एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहा है। कैसे बनता है, ध्यान से देखना। लैंड पहले 4 लाख की रिकॉर्डेड थी, अब वैल्यू हो गई 6 लाख की, तो एसेट्स है। लैंड एक एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, एसेट्स इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बाय लैंड 2 लाख, राइट। बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख से 2,40,000 हो गई, बिल्डिंग 60,000 से घट गई, एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्लांट की वैल्यू 1 लाख से कितनी हो गई, सॉरी 10 लाख से कितनी हो गई, 8 लाख, तो 2 लाख से प्लांट भी कम हो गया, तो 2 प्लांट 2 लाख यहां पे आ गया। मशीनरी 8 लाख से 6,40,000, मशीनरी की वैल्यू भी घट गई, एसेट्स घटती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो 2 मशीनरी अकाउंट 1,60,000। क्रेडिटर्स 2,40,000 से 3 लाख हो गए, तो मतलब क्या है, लायबिलिटी की वैल्यू 60,000 से बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल 1 लाख से 20,000 हो गए, यानी कि 80,000 से लायबिलिटी की वैल्यू घट गई, लायबिलिटी घटती है तो क्रेडिट 80,000।
2,80,000 इस साइड का समेशन करके देख लो। 2 लाख और 1 लाख 3 लाख, 60 और 60 1 20 4 20 और 60 4,80,000। जो बड़े वाला अमाउंट होता है दोनों तरफ आ जाते हैं। बैलेंस आपको कैलकुलेट करना आता ही है, 11th क्लास से सीख के आए हुए हो। 4,80,000 में से 80 गए 4 लाख, 4 लाख में से 2 लाख गए 2 लाख। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो जाने से पार्टनरशिप फर्म का लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, जिसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट लिया जाएगा। मान लो ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई है और ओल्ड रेशो 1:1 है, तो 2 लाख को एक्स और वाई में बांट के एक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख, वाई का अमाउंट 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म ने अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करने से ये पता चला कि पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म को 2 लाख रुपए का लॉस है तो उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स उस लॉस की भरपाई करेंगे तो डेफिनेटली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होता है, घटती है तो डेबिट, इसीलिए ये कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में, राइट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब आप समझो कि इसका मतलब क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये वो खर्चे होते हैं जिन खर्चों का बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं और जिन खर्चों को हम 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड तक अपनी अकाउंट्स की बुक में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए दिखाते हैं। यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिस खर्चे को बिजनेस 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए राइट ऑफ रिटर्न ऑफ करता हुआ चलता है। रिटर्न ऑफ का मतलब यह है कि 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म के थ्रू जो भी अपना प्रॉफिट या लॉस अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, उस प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में वो उसका हर साल राइट एक्सपेंस मेंशन करता चला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को तो सिर्फ करंट ईयर के P&L अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन कर दिया जाता है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अमाउंट को 1 से ज्यादा ईयर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। पढ़ के एक बार समझा देता हूं। Deferred revenue expenditures are revenue expenditures in nature but are written off in more than 1 accounting year, right? जिन्हें रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा के अकाउंटिंग ईयर के लिए, considering that it will be benefit the business for the period in which, right? जिसका बेनिफिट बिजनेस, जिन खर्चों का बेनिफिट बिजनेस 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए उठाता है या फिर उसका बेनिफिट होता है बिजनेस को। Examples of deferred revenue expenditure is large advertisement and marketing expense. Deferred revenue expenditure के जो भी एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या हैं, राइट? बहुत लार्ज स्केल के एडवर्टीजमेंट या फिर मार्केटिंग एक्सपेंस, जो मार्केटिंग एक्सपेंस इनकर्ड करने से बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट मिलता है, राइट? अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जर्नल एंट्री क्या होती है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप हमेशा से देखते हो कि ये हमेशा से बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। समझाता हूं कैसे होता है। आपके सामने एक बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप खुद सोचो, ये जो भी खर्चा है यार, खर्चा तो बिजनेस का हो गया, लेकिन इस पैसे को कौन देगा? बिजनेस इस खर्चे को कहां से पूरा करेगा? बिजनेस इस खर्चे को पूरा करेगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में से, राइट? तो बिजनेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालता है और तब जाके ये वाला खर्चा पूरा करता है। इसीलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, राइट? तो यहां पे इसकी जो जर्नल एंट्री मेंशन है वो यही मेंशन है कि जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया क्या कि समय कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1 लाख 1 लाख 2 लाख, राइट? तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं कि
अगर पार्टनरशिप फर्म में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का रोल है तो वहां करंट अकाउंट आ जाएगा। अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो उस केस में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मतलब क्या है इस बात का कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहां क्रेडिट हो गया और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एग्जांपल है, तो मैंने यहां एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दिया। आपके सामने क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिखा हो या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, दोनों का मतलब एक है, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में उसे ट्रांसफर कर देना की जर्नल एंट्री होती है। आगे चलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट पे। राइट, देखो दो केस होते हैं, एक होता है WCR और एक होता है IFR। मैं हाथों हाथ आपको इनका भी ट्रीटमेंट समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां आपके सामने एक बैलेंस शीट मेंशन है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की वैल्यू है मान लो 20,000 रुपए। पार्टनरशिप फर्म ने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व किया था 20,000 का। मतलब क्या है इस बात कि पार्टनरशिप फर्म ने पहले से ही रिजर्व क्रिएट किया था कि अगर इन फ्यूचर हमें अपने वर्कर्स को कोई भी कॉम्पेंसेशन देना पड़ जाए या कोई भी मुआवजा पे करना पड़ जाए तो उस केस में उस मुआवजे की भरपाई को कहां से पूरा किया जाएगा, इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से। राइट, अब यहां आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है, नो क्लेम अराइज। दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अराइज ऑफ ₹20,000। जितना रिजर्व क्रिएट किया गया उतना ही क्लेम अराइज हुआ। तीसरी इंफॉर्मेशन कहलाती है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अराइज ऑफ ₹26,000। चौथी इंफॉर्मेशन कहलाती है, इन तीन केसेस के बेसिस पे आप देखना आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे। कोई भी क्लेम अराइज नहीं हुआ। पार्टनरशिप फर्म ने WCR क्रिएट किया था, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने वर्कर्स को इन फ्यूचर क्लेम पे कर सकती है यहां से पैसा निकाल के। कोई क्लेम अराइज नहीं हुआ तो इस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को पार्टनरशिप फर्म ओल्ड पार्टनर्स में बांट देगी। मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं XYZ, तो 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y कैपिटल अकाउंट, 2Z कैपिटल अकाउंट। राइट, 20,000 का अमाउंट है। रेशोज ले लेते हैं कितने, 3:1। 3:1 नहीं, 2:1 ले लेते हैं। ओल्ड रेशोज ले लेते हैं कितने, 2:1:1। तो ये कितना आ जाएगा, 10,000, 5,000, 5,000। आगे चलते हैं। दूसरे केस में क्या है कि क्लेम अराइज हुआ है 20,000 का। ये तो फर्स्ट केस हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होगी,
WCR अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, या आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। रिजर्व की वैल्यू 20,000 है और क्लेम में आ गया 20,000। आप खुद सोचना ये मैंने क्लेम के अमाउंट को क्रेडिट क्यों किया। लॉजिकली बात है, हमारी लायबिलिटी अराइज हो रही है, रिजर्व में पैसा था, अब हमारी लायबिलिटी अराइज हुई कि हमें वर्कर्स को 20,000 रुपए पे करने हैं, राइट। तो हमने WCR से पैसा निकाला, वर्कर को पे कर दिया। WCR में पैसा था, वहां से निकला, तो WCR भी हमने क्रिएट किया था इन फ्यूचर रिजर्व को सेट ऑफ करने के लिए, पार्टनर्स के ऊपर जो भी उनकी इंजरी में जो पैसा खर्च होगा उसे पे करने के लिए। तो WCR पहले से ही हमारी लायबिलिटी थी, अब वो लायबिलिटी घटी, तो लायबिलिटी घटती है तो डेबिट। वर्कर्स ने हमसे कॉम्पेंसेशन अराइज किया, अगर वर्कर्स हमसे कोई कॉम्पेंसेशन अराइज करते हैं तो लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, राइट। थर्ड केस क्या कहता है कि अब क्लेम का अमाउंट हमसे ज्यादा अराइज किया गया है, WCR अकाउंट डेबिट, रिजर्व का पैसा कितना है 20,000 रुपए, क्लेम का अमाउंट कितना है 26,000, लायबिलिटी हमारी अराइज हो रही है 26,000, यानी 6,000 ज्यादा से हमारी लायबिलिटी अराइज है। तो जितने 6,000 ज्यादा से लायबिलिटी अराइज है, अब उसका होगा क्या। एक तो इसका ट्रीटमेंट होता है डायरेक्ट कि 6,000 ज्यादा से लायबिलिटी अराइज हुई है, तो जितने से ज्यादा से अराइज हुई उतने अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से निकाल लिया जाएगा। अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से निकाला जाएगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटेगा, पार्टनर्स का कैपिटल घटता है तो डेबिट। तो क्या एंट्री पास करोगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक, 6,000 को डिवाइड करा 4 से तो ये कितना आ गया 3,000, 1,500, 1,500 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 26,000। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ भी हो सकता है, कैसे होगा वो भी आपको समझा देता हूं। WCR अकाउंट डेबिट 20,000। अब देखना लायबिलिटी पहले 20,000 थी, अब 26,000 हो गई, लायबिलिटी 6,000 से बढ़ी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, यहां आ गया 26,000। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट यहां डेबिट हो गया तो यहां करोगे क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। अब आप पूछोगे कि जी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे हो गए, वो भी समझाता हूं। तीन हजार 1,500, 1,500, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आप मेरी बातें ध्यान से देखना कि पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट क्यों हुआ। रीवैल्यूएशन का अकाउंट मेंटेन किया गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में हमने लिख दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्लोज किया, आंसर आया रीवैल्यूएशन लॉस 6,000, जिसे पार्टनर्स में बांटा जाएगा। यही लॉस का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा, तो इसलिए मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या किया है, डेबिट। यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों, राइट।
तो WCR की आप चाहो तो ये 2 एंट्री भी पास करके दिखा सकते हो या वो डायरेक्ट एंट्री भी पास करके दिखा सकते हो, कोई आपको गलत नहीं करेगा। आपकी बुक में ऐसे ही जर्नल एंट्री पास हो रही है तो मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ भी आपको समझा दिया। अब इससे पहले वाला केस देखते हैं, सॉरी लास्ट वाला केस। WCR का अमाउंट 20,000 है, क्लेम मात्र 11,000 ही चार्ज किया जा रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? WCR में आ गया 20,000, WCR में आ गया 20,000, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट टू Z कैपिटल अकाउंट, राइट। अब 9,000 को तुम्हें बांटना है दो एक रेशो में, तो बांट सकते हो। 9,000 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना आ गया? 2250, तो 2250 तो इसी तरीके से जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है। ये मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बाद जो हमारा अगला ट्रीटमेंट आएगा वो आएगा किसके बारे में? IFR के बारे में। यहां WCR के बारे में मैंने वो यही सारी की सारी गाथा लिखी हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मैंने WCR के बारे में जो भी बातें मेंशन की हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझाया है वो सारी की सारी बातें यहां मेंशन है। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। मैंने आपको 3 पेजेस बता दिए, एक तो ये 3 पेजेस के आप स्क्रीनशॉट। अगला टॉपिक आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। IFR का भी एक बार ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जांपल के बेसिस पे समझा के। IFR के बाद कौन सा ट्रीटमेंट आएगा? एडजस्टमेंट एंट्री का, राइट। तो अगली वीडियो आपके सामने IFR की लेके आऊंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो प्लीज मेरी वीडियो को एडमिशन चैप्टर की स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट जरूर किया करो कि आपको मेरी वीडियोस के थ्रू चैप्टर समझ आ रहा है या फिर नहीं, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।